जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योर एमसीक्यू अड्डा में। आज की क्लास में हम 18 से 24 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों को एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह किया है वाराणसी में। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने विस्मयकारी वाराणसी ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का अनावरण किया है। प्राचीन और आधुनिक तकनीक का मिश्रण, यह 7 मंजिला चमत्कार आंतरिक शांति के लिए 20,000 साधकों का स्वागत करता है। स्ववेद महामंदिर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला वास्तुशिल्प चमत्कार है जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन तत्वों का सहज मिश्रण है। जटिल संगमरमर की नक्काशी इसकी संरचना को सुशोभित करती है और विशाल कमल के आकार के गुंबद वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। 7 मंजिला अधिरचना समकालीन सौंदर्य शास्त्र को अपनाते हुए शहर की आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन छोड़ने की घोषणा की है? तो यह की है अंगोला ने। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेद होने के कारण ओपेक से हटने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अंगोला 2007 से ओपेक में शामिल हुआ। एक दशक से अधिक समय से अंगोला गिरते उत्पादन को उलटने के लिए संघर्ष कर रहा है। अंगोला ने तेल उत्पादन सीमाओं पर असहमति के कारण 16 साल की सदस्यता के बाद ओपेक से अलग होने की घोषणा की है, जबकि समूह विश्व कीमतों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस संगठन का पूरा नाम पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में बगदाद, इराक में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायली सरकार ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है रूबेन अजार को। डिटेल देखते हैं इसकी। भारत में इजरायल के नए राजदूत रूबेन अजार होंगे। इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में रूबेन अजार को नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है। अजार भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में कार्य भी करने वाले हैं। विदेश मंत्री एली कोहेन ने रोबेन अजार की भारत में बतौर राजदूत के रूप में नियुक्ति की सूचना देते हुए कहा कि वो इन देशों में इजरायली नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि अजार फिलहाल रोमानिया में इजरायल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। 67 वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को सूरत डायमंड बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा। यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए भी एक वैश्विक केंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में लागू किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए विस्तृत नियम पेश किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम लागू करके सिख समुदाय के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अधिनियम सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जिससे सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम की बजाय विशिष्ट नियमों के तहत अपने विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है? तो यह की है अब्देल फतेह अल सीसी ने। इसकी डिटेल जानते हैं। अब्देल फतेह अल सीसी ने 89% वोट के साथ मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव प्राधिकरण के अनुसार सीसी को तीसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए 89.6% वोट मिले, जबकि 66.8% मतदान हुआ है। अब्देल अल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी एक मिस्र के राजनेता और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने 2014 से मिस्र के छठे और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सीसी ने मिस्र के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सैन्य खुफिया निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 के किस प्रकार का पता चला है, जिसके कारण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक सलाह जारी की है? तो यह वेरिएंट है JN1 वेरिएंट। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि और इस नए वेरिएंट की उपस्थिति के कारण निरंतर सतर्कता के महत्व पर जोर दिया गया है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे आगामी त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ते संचरण के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और निगरानी रणनीतियों का पालन करें। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की जिला स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग शीघ्र पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक संख्या में RT-PCR परीक्षणों सहित पर्याप्त परीक्षण की सलाह दी जाती है और सकारात्मक नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए INSA-CoG प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2 लोगों को। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। यह अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस बार यह अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकीरेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किए जाएंगे। वहीं इस बार 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं एवं सर्वप्रथम यह पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ था। हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइन बन चुकी है? तो यह बनी है इंडिगो। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष के भीतर 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। इंडिगो ने पिछले 6 महीनों में 20 से अधिक नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों के साथ विस्तार किया है। घरेलू स्तर पर इंडिगो 61.8% की बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनी हुई है और विशेष रूप से इस साल की शुरुआत में 500 एयरबस A320 विमानों का ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो यह पुरस्कार सुकृता पॉल कुमार ने प्राप्त किया है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर चर्चा करते हैं। सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला। कवि ने कहा है कि यह न केवल उनकी कलात्मक यात्रा को मान्य करता है, बल्कि विविध संस्कृतियों को जोड़ने में कहानी कहने की सार्वभौमिकता को भी रेखांकित करता है। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह हुआ है हरियाणा राज्य में।
इसकी डिटेल देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसकी शुरुआत सरस और शिल्प मेले से हुई, जिसमें 24 राज्यों की सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित हुई। राज्यपाल ने त्योहार के ऐतिहासिक महत्व भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। इस वर्ष यह उत्सव 7 से 24 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें असम को भागीदार राज्य के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक भाषण में किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है? तो यह किया है भाषिनी भाषा उपकरण का। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने दिए गए एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित एआई भाषा उपकरण भाषिनी का उपयोग किया, जिससे विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संचार को बढ़ावा मिला। सरकार द्वारा विकसित इस टूल का उद्देश्य वास्तविक समय में अनुवाद की सुविधा प्रदान करना, देश के भीतर विविध भाषाई समुदाय के बीच संचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मोहम्मद शमी को। वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड अगले वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभांकर और थीम गीत को लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण आगामी वर्ष में 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में खेला जाएगा। आपको बता दें कि आगामी संस्करण तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।